प्राचीन इतिहास में हम पढ़ेंगे वैदिक कालीन सभ्यता। तो वैदिक कालीन सभ्यता का थोड़ा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसे। वैदिक कालीन सभ्यता का जो संबंध है वो आर्यों से है और इसीलिए वैदिक कालीन सभ्यता के लिए या वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य सभ्यता और वैदिक सभ्यता ये दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यानी कि समरूप हैं। तो आर्य सभ्यता या वैदिक कालीन सभ्यता दोनों एक ही शब्द हैं। इसके बाद अब देखते हैं आर्यों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। आर्य जो थे उनके रहने का ढंग और उनके बसने का ढंग जो था, एक तो इनमें विशेषता थी कि इनके कबीले 5 हुआ करते थे, इनके वजह से जिसे हम पंचजन्य नाम से इनके कबीलों को जाना जाता था। दूसरा, इसी में जो आर्य सभ्यता है वो आर्यों के साथ ही स्टार्ट होती है। तो आइए इसको शुरुआत करते हैं। वैदिक कालीन का संबंध किससे रहा? आर्यों से ही रहा होगा और इसी कारण वैदिक कालीन सभ्यता का आर्य लोगों से संबंध रहा होगा, ऐसा मानना है। इसीलिए हम इसको आर्य सभ्यता भी कहते हैं या आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, इसके बारे में और क्या है? संभवतः इनका मूल निवास, यानी कि आर्यों का जो मूल निवास, आर्यों का जो मूल रहने का स्थान हुआ करता था वो था आल्पस पर्वत के इर्द गिर्द। यानी जो आर्यों का जो निवास था या मूल निवास उन्होंने किया था वो आल्पस पर्वत है। आल्पस पर्वत के पूर्वी भाग में, उसी के आसपास ऐसा मानना है कि वहाँ रहे होंगे ये लोग। तो ये आल्पस पर्वत इर्द गिर्द पूर्वी भाग में रहे होंगे और जिसके आज हम जो है जानते हैं वो उसका नाम है यूरेशिया। यानी आल्पस पर्वत का जो नया नाम है वो यूरेशिया है। यूरेशिया का ही प्राचीन नाम आल्पस पर्वत है। आल्पस पर्वत के आसपास पूर्वी भाग में आर्यों का रहना रहा। इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि यूरेशिया के आसपास किसके रहने का सब प्रमाण मिलता है, तो आर्यों का मिलता है। तो इस प्रकार यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब हम देखते हैं वैदिक युग। तो वैदिक युग को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में इसे विभाजित किया जाता है। पहला हमारा है ऋग्वैदिक युग। तो जो ऋग्वैदिक युग है वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्वी तक माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है वैदिक युग, ऋग्वैदिक युग। इसके अनुसार क्या है? ऋग्वैदिक युग ये हमें प्रमाण देता है कि आर्यों को, जो आर्य थे इसमें जो लोग रह रहे थे उस समय के लोगों के लिए लोहे का ज्ञान नहीं हुआ था और उनका जो भोजन का आयाम था, यानी कि उनका जो व्यवसाय था वो सिर्फ उनका पशु पालन पर भी निर्भर होता था। यानी पशु को पालना और उनसे मतलब दूध वगैरह प्राप्त करना, मांस वगैरह प्राप्त करना, ये उनका व्यवसाय था। उस समय इनकी खेती का ज्ञान नहीं हुआ था और लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी इनके लोगों के लिए। तो लोहे का ज्ञान नहीं हुआ और इनका जो खाने का यानी भोजन का जो व्यवसाय था, मुख्य आयाम वो पशुपालन ही था। यानी ये पशुपालन पर भी निर्भर थे। अब बढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल। ये ऋग्वैदिक के भाग हैं ये। इसको हम वैदिक कालीन सभ्यता को 2 पार्ट में समझ रहे हैं। एक और युग मतलब वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में क्या है? उत्तर वैदिक काल हमारा 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। इसके अनुसार क्या है? इसके अनुसार ये है कि उत्तर वैदिक काल ये प्रमाण देता है कि आर्यों को उत्तर वैदिक काल के समय में लोहे का ज्ञान हो चुका था और वो कृषि करना भी उसने शुरू कर दिया था। तो मुख्य व्यवसाय कृषि ही और लोहे का भी ज्ञान हो चुका था। उत्तर वैदिक काल ये हमें जानकारी देता है, प्रमाण देता है कि इनके लिए उत्तर वैदिक काल के समय में लोहे का ज्ञान हो गया था। नेक्स्ट, इसी के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी 1947 आवर इंडिया बिकेम फ्री, मतलब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। तो उस स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद जो है उसमें क्या देखा गया कि जो पुरातनों की जो खोज हुई है, पुराने स्थलों की खोज, जहाँ पर पुराने जो प्रमाण है खुदाई जगह मिले हुए हैं, तो वो पुरास्थलों की संख्या जो है वो सर्वाधिक गुजरात में है। ठीक है, सर्वाधिक पुरास्थल जो है गुजरात में खो गए हैं
खोजे गए, या फिर ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक जो प्रवास स्थलों की संख्या है, सर्वाधिक प्रवास स्थल जो हैं वो गुजरात में ही हैं। आर्यों के आने का प्रमाण, यानी आर्य यहाँ आए उसकी जो जानकारी है सटीक, वो किससे मिलती है हमारे लिए? ऋग्वेद से ही मिलती है। यानी इसका जो आने का, आर्यों के आगमन का जो प्रमाण है, आर्यों के आने की जो जानकारी है, वो केवल हमें ऋग्वैदिक काल ही देता है, यानी ऋग्वेद देता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं आर्यों के निवास। आर्यों का निवास स्थान कैसे हुआ करता था? इनका सप्त सैंधव नीति का था। यानी आर्यों का जो रहने का तरीका है, बसने का तरीका था, वो सप्त सैंधव नीति के पर था। और जो ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है 7 नदियों का, यानी 7 नदियों का जिक्र हुआ है ऋग्वेद में। और इससे प्रमाण ये मिलता है कि इनके रहने की जो नीति थी वो सप्त सैंधव की नीति थी। इसी के अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार क्या है, और आर्यों में 5 कबीले हुआ करते थे। 5 कबीले, जिनके लिए हम क्या कहते थे? 5 कबीले होते थे, जिन्हें पंचजन्य कहा गया। इन्हें आर्यों के जो कबीले थे, उन कबीलों के लिए 5 जन्य कहा गया, मतलब कि आर्यों में कबीलों की संख्या 5 हुआ करती थी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं जिनमें, अब ये कबीलों का नाम है यहाँ पर दिया हुआ, उन्हें देख लेते हैं। पुरु, अदु, अनु, तरबसु और दर्स्यु, मतलब दर्स्यु, ये 5 जो कबीले को नाम है। ये आर्यों का बसना का एक तरीका था। वो सब आर्यों की संख्या कितनी भी होती, लेकिन वो इन्हीं 5 कबीलों के अंदर ही अपना निवास करते थे। नेक्स्ट, भरत, कृभि और चित्रस। भरत, कृभि एवं चित्रस, ये जो शासक थे, तो इन शासकों का भी संबंध या उनका वंश जो था वो आर्य वंश ही था। ठीक है, तो यहाँ पे इनके वंश का ये राजा थे उस समय, भरत, विक्र और त्रतस। तो ये शासक थे उस समय के, इनके राजा थे। तो इनका भी संबंध जो है या वंश जो है वो आर्यों का ही वंश था, आर्यों के ही वंशज थे। भरत कुल के नाम, भरत कुल आप जानते होंगे। भरत कुल के कारण, यानी भरत जो कुल था उसके कारण ही इसके लिए हम मतलब जो है शुरू करते हैं। तो इसी कारण जो हमारे देश का नाम क्या पड़ा था? भारतवर्ष। इसी कारण हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। मतलब भरत कुल के नाम के कारण हमारे देश का नाम भारतवर्ष रखा गया। ये इसका सबसे प्राचीन नाम है, भारतवर्ष। और इसके पहले था आर्यव्रत। 2 नाम प्राचीन हैं हमारे देश के। तो अब ये भारतवर्ष पड़ा। तो भारत के समय पुरोहित कौन था? पुरोहित थे वशिष्ठ। अक्सर आपने रामायण वगैरह देखते होंगे, जो सीरियल वगैरह आता है उसमें जिक्र किया गया है। तो उसमें वशिष्ठ जो थे वो मतलब पुरोहित थे। भारतवर्ष जो देश था, उनके पहले जो राजा थे उनके यहाँ। ऋग्वेद में एक प्रमाण और मिलता है कि दशराज युद्ध, दशराग युद्ध से ये अर्थ होता है कि दशराग युद्ध होता है वो 10 राजाओं के बीच होता है। 10 राजाओं की सेना होती है और 10 राजा आपस में एक दूसरे से युद्ध करते हैं। तो इस युद्ध का अर्थ यही है कि 10 राजाओं के बीच में किया गया युद्ध दशराग युद्ध कहलाता है। और इसका उल्लेख मिलता है किसमें? ऋग्वैदिक में। ये ऋग्वेद में चल रहा है अपना सब कुछ। इसी कारण भारत के राजा, मतलब अब युद्ध किसके साथ होता है? भारत के राजाओं के बीच होता है। एक सुदासु हैं और दूसरा दशराग। मतलब एक तरफ जो है सुदासु राजा हैं, दूसरी तरफ दशराग, यानी 10 राजा एक साथ अलग हैं और सुदासु राजा एक तरफ अलग हैं। इन दोनों लोगों के बीच युद्ध होता है। इनके 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ। जो सुदासु थे वो अकेले थे। तो जो दशराग युद्ध हुआ वो जिस नदी पर हुआ उसका नाम हम जानते हैं, लेकिन इसका जो प्राचीन नाम है वो परणी है। परुणी के लिए आज हम जो है रावी नदी के नाम से जानते हैं। तो ये युद्ध जो था वो रावी नदी के तट पर हुआ, जिसमें विजय जो मिली वो राजा सुदासु को मिली। मतलब कि राजा सुदासु विजयी हुए। तो इस प्रकार ये अभी ऋग्वैदिक में हम चल रहे हैं, तो ये हमने देखा। और नेक्स्ट अभी और शुरू करते हैं। ये पार्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे यहीं पर समाप्त करता हूँ। टॉपिक लंबा है तो इसलिए 2 पार्टों में डिवाइड कर देंगे। अब वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। न्यू वॉच कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।